और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर मीटिंग आज होगी और दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में कांवड़ यात्रा सकुशल निपटाने को लेकर यह बातचीत होगी। 14 जुलाई से शुरू होगी प्रदेश में कांवड़ यात्रा। पुलिस मुख्यालय में आयोजित होगी ये मीटिंग। तो सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के दौरान आपको बता दें कि कैसी यात्रा सकुशल रहे उसको लेकर बातचीत की जाएगी। कई राज्यों के पुलिस अधिकारी जो इस बैठक में मौजूद होंगे, दिल्ली, यूपी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा जो है वो 14 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले यात्रा को कैसे सफल बनाया जा सके उसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग आज होने वाली है। इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय में करीब 12 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें 6 राज्यों के जो पुलिस प्रतिनिधि हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। क्योंकि इस बार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, तो ठीक वही उम्मीद जताई जा रही है कि 2 साल बाद एक बार फिर से जो कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, इस बार बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो इसकी तैयारियों के मद्देनजर आज ये मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी, कोऑर्डिनेशन बनेगा। चूँकि इस बार यूपी में भी व्यापक तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर की गई हैं, तो ठीक उत्तराखंड में भी जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को भी पहले सुना होगा, पर्यटन मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है उसको भव्य स्वरूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। बाकायदा कांवड़ यात्रियों पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करने की भी योजना है। यूपी सरकार भी ये बात कह चुकी है कि जो कांवड़ यात्री जिन जिन मार्गों से गुजरेंगे वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। तो इन तमाम तैयारियों को लेकर जब कांवड़ यात्रा अपने चरम पर होगी, चूंकि मानसून काल भी होता है, तो कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल होता है। कांवड़ यात्री न सिर्फ हरिद्वार बल्कि नीलकंठ की गंगोत्री और गौमुख तक कांवड़ यात्रियों का रूट होता है। तो इन तमाम व्यवस्था के क्या इंतजाम हो, ट्रैफिक का क्या। तो आज मीटिंग होने वाली है, कई राज्यों के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। जिस तरह से सुनील बता रहे थे, इसमें राजस्थान, चंडीगढ़ के अधिकारी भी पहुंचेंगे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या इनके अधिकारी भी पहुंचेंगे, क्योंकि ये तमाम जगहों से जो श्रद्धालु हैं कांवड़ उठाकर यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, बाकी जगहों पर पहुंचते हैं। इसीलिए आज कोऑर्डिनेशन एक मीटिंग बुलाई गई है ताकि सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जा सके। और उत्तराखंड के मंत्रियों को जिले का प्रभार आवंटित होने के बाद से अब जुलाई से सरकार एक्शन में नजर आने वाली है। सीएम कार्यालय में इन दिनों सीएम का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। तैयारी सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधायक पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार अपने स्टेबल फॉर्म में आ चुकी है। लिहाजा अब काम और परफॉर्मेंस की बारी है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री खुद से कर रहे हैं। सीएम हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान जनता दरबार से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा होगी। इसके अलावा हर हफ्ते एक मंत्री के विभागों की समीक्षा भी सीएम करेंगे। वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी जिले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों का शेड्यूल भी तय कर लिया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमने प्रण लिया था कि हमारी सरकार जनता के द्वार जाकर जनता को सेवाएं देगी। मुख्यमंत्री जिलों का प्रवास करेंगे तो विकास योजनाओं को तेजी मिलेगी। सीएम के दौरे से मंत्री विधायकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। मंत्री जी, और ये सरकार ने देखिए प्रण लिया था, जब 2022 में मिथक तोड़ते हुए हम लोगों ने वापस सरकार बनाई, तो सरकार ने एक प्रण लिया था कि ये सरकार जनता के द्वार तक जाके उनको सेवा देगी, जनता के द्वार तक जाके सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। सीएम के प्रवास के साथ ही जिलों में एक बार फिर जनता दरबार शुरू हो सकते हैं, तो विधानसभा के अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याएं सुनने के लिए मंत्रियों का शेड्यूल भी तय किया जा सकता है, ताकि लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें अपनी सरकार का एहसास कराया जा सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे हरिद्वार। बीजेपी की हरिद्वार मध्य
मंडल कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने शिरकत की है। इस दौरान मदन कौशिक ने सभी मंडल अध्यक्षों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा है। मदन कौशिक ने यह भी कहा है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन होना दर्शाता है कि बीजेपी एक मजबूत राजनीतिक दल है। सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि आप जो प्रदेश के कार्यक्रम है, यानी नरेंद्र मोदी की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना, यह कार्यकर्ता का दायित्व है और इसमें ताकत के साथ लगकर लोगों को उन योजनाओं से जोड़ना, उनका लाभ दिलाना, यही कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। और खाद्य और आपूर्ति विभाग में ट्रांसफर को लेकर कमिश्नर और विभाग के मंत्री के बीच जो रार पैदा हुई है उसकी आंच अब ट्रांसफर एक्ट में भी संशोधन की मांग तक पहुंच गई है। अब अन्य मंत्रियों की ओर से भी ट्रांसफर एक्ट में बदलाव की मांग उठने लगी है। उत्तराखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद कोई नया नहीं है। पैसा और पावर का इतना घालमेल है कि सियासी गलियारों में इसे ट्रांसफर उद्योग तक का भी नाम दे दिया गया। लिहाजा 2017 में ट्रांसफर एक्ट अस्तित्व में आया। अखिल भारतीय सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा को छोड़कर स्टेट के सभी विभागों को इसके तहत लाया गया। ट्रांसफर का रोस्टर भी तय किए गए। ऐसे मामले जो इस एक्ट के दायरे में न आते हों, उनके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की व्यवस्था की गई। लेकिन मंत्री इसमें भी अब संशोधन चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि कई बार एक ट्रांसफर एक्ट के कारण अगर आप किसी व्यक्ति पे काम की क्षमता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको लगातार गलत पोस्टिंग मिली हो, तो इस ट्रांसफर एक्ट के कारण उसको अच्छी पोस्टिंग देनी पड़ेगी और उससे निश्चित रूप से आउटपुट प्रभावित होगा। तो इस तरह कुछ शिथिलता की बात है, जैसे टेक्नोक्रेट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए, इस पर इसको जो है शिथिलता दी जाए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी ट्रांसफर एक्ट में शिथिलता बरते जाने की मांग कर रहे हैं। सौरभ बहुगुणा का कहना है कि ट्रांसफर एक्ट मूलतः शिक्षा विभाग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे सभी विभागों पर लागू कर दिया गया। इसकी रूपरेखा बनी थी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हो सकता है थोड़ा गलत हो, लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, ये रूपरेखा जो बनी थी ये ज़्यादातर हमारे शिक्षा विभाग को देखते हुए बनाया गया था। ट्रांसफर एक्ट इसको पूरे विभागों पर लागू नहीं होना था, लेकिन मैं आज भी यही मानता हूँ कि ट्रांसफर एक्ट में थोड़ा शीतलीकरण करना चाहिए। ट्रांसफर एक्ट में थोड़ा सा शीतलीकरण करके इसको और अच्छे प्रारूप में सामने लाना चाहिए। दरअसल ट्रांसफर एक्ट में कमी जो भी हो, विवाद की असली जड़ लोकशाही के हाथ से ट्रांसफर की पावर खिसक जाना है। लोकशाही को लगता है कि ट्रांसफर की ताकत एक्ट के कारण उनके हाथ से निकलकर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चली गई। मंत्री और सचिव के बीच शुरू हुई रार के बीच अब एक्ट में संशोधन की मांग को इसी छटपटाहट के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं, कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड केस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और बीते हफ्ते में कोविड के मरीजों का जो आंकड़ा है वो 200 पार होने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां 4 दिन में रोजाना 50 के पास कोविड मरीज आ रहे हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत भी चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट को आशंका है कि कहीं प्रदेश में चौथी लहर ना दस्तक दे। हम लोगों के जहां पॉजिटिविटी रेट 0.1% से कम था, आज बढ़कर 4% के आसपास है। जहां केसेज कुछ नहीं भी आ रहे थे या 1 या 2 केसेज आ रहे थे, आज 50 या 60 आने लगे हैं। हमारे अपने अस्पताल में भी पिछले 2 महीने में कोई एडमिशन नहीं था, लेकिन आज 4 लोग भर्ती हैं। कल प्रदेश में कोविड के 119 सप्ताह पूरे हुए हैं और पिछले सप्ताह यानी उत्तराखंड के कोविड के 119वें सप्ताह का संक्रमण दर 2.74% था। इससे पहले 18 हफ्ते पहले फरवरी के महीने में जो हमारे प्रदेश का 100वां हफ्ता था, तब उस समय 2% से ऊपर था। तो निश्चित तौर पर एक ट्रेंड जो देखने को आ रहा है बढ़ते संक्रमण दर का। और जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी जमकर बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। धामों में बारिश से एक बार फिर से ठंड लौट आई है। तो जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि अब मानसून की बारिश शुरू हो गई है, और बताया जा रहा है कि जोशीमठ में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और तमाम धामों में बारिश के बाद ठंड लौट आई है।
तो वहीं चमोली में भी देर रात से जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते बारिश और मलबा आने के चलते बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और पागल नाला के पास बंद हो गया है, जिसकी वजह से चारधाम यात्री फंस गए हैं। सूचना पर पहुंची एनएच की टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाने में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। नितिन, लगातार बारिश होने की वजह से हाईवे पर भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति वहां की बताई जा रही है अभी? तो जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है वो टंगड़ी पागल नाला के पास अभी भी बंद है, और लामबगड़ के पास भी बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा आने की वजह से जो मार्ग है वो बाधित हो गया है। दोनों ही जगहों पर दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं और मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मानसून पहाड़ों में है और सुबह से ही मार्ग बंद हो चुका है, तो एनएच की लापरवाही भी दिखाई दे रही है कि अभी तक मौके पर मशीनें नहीं लगाई गई हैं, जबकि 7:30 से अधिक का टाइम हो गया है। तो यात्री लोग परेशान हैं और मार्ग खुलने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जी नितिन, इस हाईवे को खोलने में और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो हाईवे की हम बात कर रहे हैं उससे चारधाम की यात्री हैं वो भी आ रहे जा रहे हैं, तो कितना और वक्त लगेगा अभी? जी अगर हाईवे की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 घंटे अभी मार्ग खोलने में लग सकते हैं। और अगर हम हाईवे की बात करें तो यात्रा के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। हालांकि जो एनएच के अधिकारी उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि जल्द से जल्द खोल देंगे मार्ग को, लेकिन अभी भी समय लग सकता है क्योंकि लगातार पहाड़ी से जो मलबा है वो लगातार सड़क पर गिर रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड राजमार्ग पर रविवार को चलती बस पर पहाड़ से अचानक भारी भरकम पत्थर गिर गया। पत्थर बस का शीशा तोड़कर अंदर जा घुसा, जिससे एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बस में 20 यात्री सवार थे जो बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा रहे थे कि काका गाड़ के करीब पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। इसी दौरान एक पत्थर वाहन के आगे के शीशे को तोड़कर सीधे अंदर जा घुसा। सूचना पर मौके पर उखीमठ थाना पुलिस पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त मुनि के लिए भेजा, लेकिन एक यात्री अमर सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को नीचे की तरफ नाली में धकेल दिया, जिससे कई यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। अल्मोड़ा जिले के सुयाल नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन के आने से पहले ही नदी से शवों को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 बच्चों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर छा गई। और बागेश्वर में 2 साल की नेपाली मूल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी मकान मालिक को बागेश्वर के सातर तबे गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पहले बच्ची से रेप किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बागेश्वर के एक निजी स्कूल का टीचर बताया जा रहा है। उसी गांव का जो था वो मृतका के घर पे जाता था और उनके घर के और दूसरे जो सदस्य थे उनके साथ भी उसने गलत रिलेशन बनाया, प्रेशर में रखा, उनको डराया धमकाया और उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। इस विषय पे हमने अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं टिहरी जिले में धनौल्टी के दूरस्थ गांव लग्गा गोट में सड़क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिला और बीमार बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। वहीं 22 जून का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देर रात के अंधेरे में करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर एक गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ धनौल्टी पहुंची, फिर वहां से प्राइवेट गाड़ी से मसूरी अस्पताल गई, जहां महिला की डिलीवरी कराई गई। कि रात के जो 2 से 2:30 बजे की जो बात थी, क्योंकि हम उसको घोड़े या खच्चर या चेयर किसी पे भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि परसर पीड़ा महिला को उठाना भी संभव नहीं था। तो हम लोगों ने जो है बहुत ही मुश्किल से 6 से 7 घंटे की भी जो दर्द से तड़पती रही। हमारे पास कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी और हम लोग बहुत ही परेशान रहे। और अल्मोड़ा जिले के 14 गांव के 142 परिवारों को आपदा के कारण विस्थापन का करना है पड़ा, लेकिन 1 दशक बीतने के बाद भी 2 ही गांवों को 8 परिवारों को प्रशासन विस्थापित कर पाया है। इसके साथ ही पिछले वर्ष भारी बारिश की और कई गांव आपदा की जद में आ गए, जिन्हें विस्थापन के लिए भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी। राज्य सरकार की जो आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को विस्थापन करने की पॉलिसी है, उसमें
चिन्हीकरण विभिन्न संवेदनशील ग्रामों का किया गया था। हमारे जनपद को भी 2 गांवों के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी, जो प्रभावित व्यक्तियों को उसका धनराशि का वितरण भी कर दिया गया है। इसके साथ ही अक्टूबर 2021 में जो आपदा की परिस्थिति बनी थी 3 दिन की अतिवृष्टि के बाद, उसके बाद नए कुछ संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की कार्रवाई गतिमान है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसी के बाद फाइनल संख्या के विषय में कुछ कहना संभव है। पिरूल पहाड़ में जंगलों की आग का एक बड़ा कारण तो है, हर साल आग से वन संपदा के साथ जीव जंतु और पक्षियों पर भी संकट बना रहता है। हालांकि अब नैनीताल और वन विभाग ने ग्रामीणों की सहभागिता जंगलों में बढ़ाई है और पिरूल को रोजगार से जोड़ दिया है। जंगलों की इसी आग को कम करने के लिए नैनीताल वन विभाग ने काम शुरू किया है। जिले में पिरूल को मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ा गया है, तो महिला समूह भी इस योजना से जुड़ रही है। 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन महिला समूहों से पिरूल खरीदा जा रहा है और चीड़ के इन पत्तों से पेपर मिलों के साथ कंपनियों के बॉयलरों को चलाया जा रहा है। कम संसाधनों में ज्यादा पिरूल कंपनी तक पहुंचे, इसके लिए पिरूल के ब्लॉक तैयार कर उनको गांव से शहर भेजा जा रहा है, जिसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। सर, यहाँ बहुत ही रोजगार मिल रहा है, लोगों को बहुत ही फायदा हो रहे हैं। लोगों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए पैसे नहीं है। आजकल कॉपी किताब का खर्चा चल सकता है, परिवार के लिए बहुत ही खर्चा चल सकता है, बच्चों के आदमी के लिए रोजगार अच्छा है। सब काम कर लेते हैं। हमारे ठेकेदार साहब ने रोजगार खोला है। गरीब परिवार हैं, शाम को अपने दिन भर कमाई करके शाम को खुशी से अपनी लेबरी करके भोजन खाते हैं और भी फायदा होता है। किसी के गरीब बच्चे हैं, कॉपी किताब का खर्चा नहीं होता, वो फायदा हो जा रहा है। दरअसल पहाड़ में पिरूल जंगलों में आग का कारण है और जंगल जलने से प्रकृति, वन्य जीवों और पक्षियों के लिए भी खतरा है। वन विभाग ने पिरूल को रोजगार से जोड़कर गांव के लोगों की जंगलों से सहभागिता को बढ़ा दिया है। इसके लिए बकायदा 3 से 4 कंपनियों ने MOU भी साइन किया है। वहीं वन विभाग इस योजना से जंगलों की आग की घटना आधी होने का दावा भी कर रहा है। तो वहीं पिरूल के जंगलों की घास से सजावटी सामान बनाने की योजना भी तैयार हो रही है। नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में आग का घटना पिरूल के कलेक्शन के हिसाब से पिछले से एकदम आधा हो गया, तो गांव वाला बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। हर जगह पिरूल का कलेक्शन हो रहे हैं और इस साल गांव वाला जंगल में आग लगने ही नहीं दे रहा है। पिरूल से जहां बिजली बनाई जा रही है, वहीं पिरूल के जंगलों से लोग सजावटी सामान तैयार कर स्वरोजगार का जरिया बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और बारिश के चलते टेरी डैम का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ ही झील से सटे आसपास के गांव में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जुलाई से अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने के साथ ही सफाई और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी कराएगा। क्योंकि जुलाई से बरसात भी अब चालू हो गई, तो टिहरी झील के आसपास दोबारा से एक बार हम कीटनाशक दवाइयों का उनका छिड़काव करके इसको कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। और अब बात कर रहे हैं, अगर आप ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद भी मिलावटी निकल रहे हैं। ऐसी ही 3 कंपनियों के उत्पादों सहित 5 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए हैं। एडीएम कोर्ट ने सभी पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की एवज में जुर्माना लगाया है और जुर्माना जमा करने का नोटिस भी भेजा गया है। खाद्य विभाग ने बताया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और उत्तरकाशी के नगरीय क्षेत्र में आवारा पशुओं का अड्डा बनने के बाद से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने वाली नगरपालिका भी इन पशुओं के लिए शहर में उचित ठिकाना नहीं बना पाई है, जिससे हर दिन जाम की स्थिति के साथ साथ आवारा पशु लोगों और स्कूली बच्चों को अपना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। हालांकि हमारे पास गौशाला है और उसमें कैपेसिटी 40-50 गाय जो हमने रखी हुई है,
उनको पालन में खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं। उसके अलावा अभी देखते हैं कि GM साहब से इस बारे में बात करेंगे और अपने सदन में भी बात करने का परिश्रम। पिथौरागढ़ भले ही चारों तरफ नदियों से घिरा हो, लेकिन इन दिनों यहाँ 2 बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कहने को तो कई पेयजल योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनका पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी में पिथौरागढ़ के हर हिस्से में पेयजल के लिए त्राही त्राही मची है। शहर हो या फिर गांव, हर तरफ पानी के लिए हाहाकार है। नदियों से घिरे जिले में 2 बूंद पानी का संकट इस कदर गहराया हुआ कि लोगों की जिंदगी ही पटरी से उतरने लगी है। पेयजल महकमे से निराश हताश लोगों की उम्मीद प्राकृतिक जल स्रोतों पर टिकी है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही इन स्रोतों पर भी संकट मंडराने लगा। अवगत है, शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी पहुंचाया जाए और संसाधनों को बढ़ाया जाए, ताकि किसी भी लोगों को बरसात से पहले कोई परेशानी पानी के लिए नहीं होने पाए। और ये भी उनको निर्देश किया गया है कि आप अब टैंकर से पहुंचाएं, पिकअप से पहुंचाएं, हर गांव में पानी पहुंचाएं जहां से शिकायतें आती हैं। पिथौरागढ़ में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। इस संकट से निजात पाने के लिए 80 करोड़ की लागत से आंवला घाट पेयजल योजना बनाई गई। बावजूद इसके पेयजल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि कई इलाकों में जहां हफ्तों तक 2 बूंद पानी नहीं टपक रहा, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां एक दिन छोड़कर काम चलाने के लिए मामूली पानी दिया जा रहा है। जल संस्थान और जल निगम के जो एक्सचेंज है उनसे डायरेक्टली बात भी की और अगले कुछ समय तक जब तक कि वाटर क्राइसिस की कंडीशन रहनी है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करने और लगातार उसमें जनता की मदद के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। बीते कुछ सालों में जिले के हर हिस्से में भारी भरकम पेयजल योजनाओं का निर्माण हुआ है, लेकिन इन योजनाओं की पोल तब खुल जाती है जब आसमान आग उगल रहा होता है। यही नहीं, खस्ताहाल सप्लाई सिस्टम भी पेयजल संकट के लिए बराबर की जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।